पिछले वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर निम्नलिखित है। पहला प्रश्न था, किस पौधा को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जलकुंभी को। दूसरा प्रश्न था, ईस्ट तथा हाइड्रा में जनन की कौन सा विधि होता है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन विधि। और हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न था, हल्दी तथा अदरक में पादप के किस कायिक भाग के द्वारा जनन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकंद राइजोम द्वारा। अब हम आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पिछले वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर चुके हैं और जान चुके हैं कि अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है और यह जनन पूरा होने के कौन कौन सी विधियां हैं। इतना ही नहीं, अलैंगिक जनन के हम लोग लाभ के बारे में भी देखें और इसके क्या हानि होती है वह भी समझें। तो आज हम देख रहे हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो लैंगिक जनन जनन की वैसी विधि है, लैंगिक जनन जनन की वैसी विधि है जिसमें लैंगिक अंग अर्थात सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं। ध्यान से समझेंगे, लैंगिक अंग का इसमें जरूरत होता है। इस प्रकार के जनन में दो विपरीत लिंग मतलब मेल और फीमेल, दो विपरीत लिंग वाले जीव मतलब एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए, जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। जितने भी नए प्रजाति जन्म लेते हैं लैंगिक जनन से, वह अपने माता पिता से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ध्यान रहे, लैंगिक जनन ज़्यादातर उच्च श्रेणी के पौधों व जंतुओं में होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा अलैंगिक जनन ज़्यादातर एक कोशिकीय जंतुओं पौधों में होता था, लेकिन लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यह ज़्यादातर उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में देखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कुछ जीव, हाथी बहुत बड़ा जीव है, मनुष्य, इन सभी में लैंगिक जनन द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब बात को समझिए, हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन पूरा होने के लिए लैंगिक अंग का होना बहुत जरूरी है, सेक्स ऑर्गन का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे मनुष्य की या बाकी जंतु की बात करते हैं तो सभी नर व मादा होते हैं। मनुष्य की बात कर लेते हैं तो मनुष्य में जो नर जीव होते हैं उनमें लैंगिक अंग के रूप में वृषण पाया जाता है, टेस्टिस, ठीक है। और आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि जो हमारा लैंगिक अंग होता है उस लैंगिक अंग के भीतर युग्मक का निर्माण होता है और लैंगिक जनन पूरा होने के लिए युग्मक का संलयन होना बहुत ही जरूरी होता है। तो लैंगिक अंग के रूप में मनुष्य के नर में वृषण मतलब टेस्टिस पाया जाता है। वैसे ही मादाओं के शरीर में अंडाशय यानी कि ओवरी पाया जाता है, ठीक है। और यही चीज़ लैंगिक अंग के रूप में अगर हम पादप की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं तो उसमें लैंगिक अंग के रूप में पुष्प विकसित होते हैं और यही पुष्प के भीतर युग्मक बनते हैं और वह युग्मक के संलयन के बाद पुष्प में भी निषेचन की क्रिया पूरा होता है। अब जैसे हम मनुष्य की बात कर लेते हैं तो मनुष्य के शरीर में नर की बात करते हैं, नर भाग में वृषण पाया जाता है, टेस्टिस, और यह वृषण जो है लैंगिक अंग के रूप में उपस्थित होता है और लैंगिक अंग के कारण इसी अंग के अंदर युग्मक का निर्माण होता है, जिस युग्मक को हम शुक्राणु बोलते हैं, नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक के रूप में शुक्राणु बनता है, स्पर्म, ठीक है। और यही चीज़ फिर मादाओं के शरीर में, फीमेल बॉडी में क्या होता है,
लैंगिक अंग के रूप में, सेक्स ऑर्गन के रूप में अंडाशय पाया जाता है। दोनों एक जोड़ी की संख्या में होता है। अंडाशय भी एक जोड़ी होती है, वृषण भी एक जोड़ी होता है, ठीक है। और यह अंडाशय में भी युग्मक बनते हैं, जिस युग्मक को हम मादा युग्मक कहते हैं, अंडाणु, ओवरी, ठीक है। अब इन दोनों युग्मकों में जो शुक्राणु है, अंडाणु है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के चलते जब गुणसूत्र जो होते हैं किसी मनुष्य में, आप जानते हैं 46 की संख्या होती है। किसी भी मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, ठीक है। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो यहाँ जो है गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, n बराबर 23 मेल गैमिट। और सेम ऐसे ही मादा युग्मक के साथ भी होता है, फीमेल गैमिट की संख्या भी 23 हो जाता है। फिर यहाँ देखिए, नर के पास हो गया 23 गुणसूत्र, मादा के पास हो गया 23 गुणसूत्र। दोनों गुणसूत्र आपस में मिले तो बन जाता है 46 क्रोमोसोम। और जैसे ही आपस में मिलते हैं, यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब आप देखे होंगे कि ये जो बना है नए जीव, और हम जान चुके हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, तो इस नए जीव में भी गुणसूत्र की संख्या 46 हो गया है, जिसमें 23 गुणसूत्र उसके मेल वाला है और 23 गुणसूत्र फीमेल वाला है। मतलब कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव है, उनमें उनके पिता वाला भी लक्षण मौजूद होते हैं, उनके माता वाला भी लक्षण मौजूद होते हैं। अब जैसे ये निषेचन की क्रिया पूरा होती है, तो इसके बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट। फिर यह जाइगोट धीरे धीरे वृद्धि करता है, और वृद्धि के बाद भ्रूण में विकसित हो जाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और फिर आगे चल के विकसित करके नए जीव बनता है, ठीक है, नए जीव बनता है। और इस नए जीव में जो गुणसूत्र होता है वह मिश्रित गुणसूत्र होता है, मतलब मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, मतलब दोनों जो जीव है, नर और मादा, दोनों के लक्षण नए जीव में मौजूद होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव में विभिन्नता पाई जाती है। वो अपने माता पिता से अलग दिखते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति कह सकते हैं या सोचने की क्षमता बोल सकते हैं, यह उनके जनक से ज़्यादा होती है, ठीक है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान की जो बाह्य आकृति होता है या आकारिकी कह सकते हैं, आंतरिक संरचना, शरीर क्रिया विज्ञान एक दूसरे से अलग होता है। इससे उत्पन्न जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। आगे समझते हैं जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये समझते हैं ये क्या होता है। जैसे पृथ्वी पे हम लोग देखते हैं अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि पूरे पृथ्वी पर लगभग ज्ञात अब तक किया गया है 17 से 18 लाख प्रकार के जीवधारी को पता लगाया जा चुका है, और आगे अभी और भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। यहाँ समझते हैं उन सभी जीवधारियों में से कुछ जीव जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये कैसा जीव होता है, आइए समझते हैं। ऐसा जीव जिनमें नर व मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग प्राणियों में होता है। मतलब जिन जीवों में नर और मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग प्राणियों में होता है, अलग अलग जीव शरीर में होता है, ऐसे जीव को ही हम एक लिंगी जीव या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, बंदर, ये सभी ऐसे प्राणी हैं जिनमें आप देखिएगा तो एक आपको मेल बॉडी दिखेगा और दूसरा फीमेल बॉडी, मतलब एक नर दिखेंगे और एक मादा शरीर दिखेंगे, अलग अलग होते हैं। और इन अलग अलग शरीर में अलग अलग युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें हम द्विलिंगी जीव, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडिटस। अब ये जीव कैसा होता है, ऐसा जीव जिनमें नर व मादा युग्मक, ऐसा जीव जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों का निर्माण एक ही जीव शरीर के अंदर होता है। एक कोई जीव है और उसी जीव के
अंदर नर और मादा भाग का निर्माण होता है द्विलिंगी जीव कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे केचुआ को, जोंक नाम सुने होंगे, फीता कृमि, व्हेल, स्टारफिश, ये सभी कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर के भीतर नर भाग और मादा भाग नहीं, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। एक ही जीव में नर युग्मक भी बन जाता है और मादा युग्मक भी बन जाता है। तो ऐसे ही जीव को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। ये तो बात हो गई जीव जंतु के बारे में। पृथ्वी पे मौजूद ऐसे भी पादप है, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो एक लिंगी पौधा कहलाता है, डायोसियस प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम जो पौधा होता है वह एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न करता है। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा भाग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा भाग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। ध्यान से समझिए कि जब कोई फूल होगा, ठीक है, और वह फूल में नर भाग और मादा भाग अलग अलग फूल पे पाया जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि वह फूल जो होगा अपूर्ण होगा, पूर्ण रूप से वह फूल नहीं कहलाएगा। ये कह सकते हैं कि द्विलिंगी पुष्प में अक्सर देखा जाता है कि मुख्य रूप से 4 भाग पुष्प का पाया जाता है, जिनमें से एक होता है एंड्रोसियम जो नर भाग होता है पुष्प का, दूसरा होता है गाइनोसियम मादा भाग होता है, और तीसरा होता है कैलिक्स और फिर कॉर्डुला। ये 4 मुख्य भाग होते हैं पुष्प का, है ना। मुख्य रूप से सभी पुष्पों में देखने को मिलता है, द्विलिंगी पुष्पों में। लेकिन यहाँ एक लिंगी पुष्प की बात की जा रही है, तो इन पुष्पों में या तो नर भाग पाया जाएगा मतलब एंडोसियम, या फिर मादा भाग मतलब गाइनोसियम ही पाया जाएगा। इसके अलावा दोनों एक साथ इस पुष्प में नहीं पाया जाता है, और इसी वजह से इस पुष्प को हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि एकलिंगी पौधा किसको बोलेंगे, तो ऐसा पुष्प, ऐसा फूल जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसा पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधा, मतलब जो पौधा एकलिंगी पुष्प को उत्पन्न करता है, वे पौधा एकलिंगी पौधा कहलाता है, डायोसियस प्लांट कहलाता है। जैसे पपीता, खजूर, भांग, पालक, ये सब ऐसे पौधे हैं, ऐसे पादप है जिनमें पुष्प जो होता है एकलिंगी होता है, और यह सभी पादप एक लिंगी पौधा डायोसियस प्लांट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं ऐसे पुष्प जिसे हम द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह पुष्प को उत्पन्न करने वाले पौधा को द्विलिंगी पौधा कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट के नाम से जानते हैं। यह इसी का एक और नाम होता है उभयलिंगाश्रय, उभयलिंगाश्रय होना चाहिए था, मोनोसियस प्लांट। देखिए समझते हैं इसके बारे में। ऐसा पुष्प जिनमें नर प्रजनन संरचना, नर प्रजनन भाग जो होता है या नर भाग कह लीजिए, ऐसा पुष्प जिनमें नर प्रजनन संरचना व मादा प्रजनन संरचना एक ही पुष्पों पर पाया जाता है। एक ही पुष्पों पर नर प्रजनन संरचना और मादा प्रजनन संरचना पाया जाता है, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तथा ऐसे पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधा, जो पौधा द्विलिंगी पुष्प को उत्पन्न करता है, वह पौधा द्विलिंगी पौधा कहलाता है या उभयलिंगाश्रय कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले, लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने
निश्चित अवस्था या परिपक्वता तक पहुंचते हैं। सभी जीवधारी की बात हो रही है यहाँ कि लैंगिक जनन जब उनमें होता है तो उस जनन से पहले सभी जीव जंतुओं में या सभी जीव जंतु जो होते हैं वह अपने निश्चित अवस्था या परिपक्वता तक पहुंचता है। तो ऐसे ही परिपक्वता या अवस्था जंतुओं में किशोरावस्था जुवेनाइल फेज कहलाता है। जो प्रावस्था की बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रावस्था जिसके बाद कोई जंतु या जीव जंतु कह सकते हैं, पौधे कह सकते हैं, वह जनन के लिए पूरी तरीके से परिपक्व होता है, वह अवस्था को हम किशोरावस्था जुवेनाइल फेज कहते हैं। तथा पौधों में यही अवस्था, ये तो जंतु की बात हो गया कि जुवेनाइल फेज किशोरावस्था के हैं, लेकिन पौधों में यही अवस्था को हम कायिक प्रावस्था वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं, जिसके बाद पौधा जनन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं कायिक प्रावस्था वेजिटेटिव फेज। कायिक प्रावस्था के समाप्ति के बाद पादप में पुष्पन प्रारंभ होता है। अभी हम बताएं कि जब कोई जीवधारी है वह लैंगिक जनन जब करता है उससे पहले उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, या ये कह सकते हैं कि वह जीव जो होता है जनन के लिए पूर्ण परिपक्व होता है। उस अवस्था को जंतुओं में हम किशोरावस्था कहते हैं और पौधों में कायिक प्रावस्था कहते हैं। तो जब कायिक प्रावस्था की समाप्ति हो जाती है उसके बाद जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें पुष्पन प्रारंभ होता है, मतलब कि उन पौधों में फूल निकलना शुरू हो जाता है। जैसे धान के पौधे हो, गेहूं हो, गेंदा आदि। और जितने भी पादप है वह सभी पादप पेड़ पौधे जो है वार्षिक होते हैं, कुछ द्विवार्षिक कहलाते हैं और कुछ बहुवार्षिक होते हैं। ठीक है, अब समझिए कुछ ऐसे पादप मौजूद है पृथ्वी पर जिसमें वर्ष भर पुष्पन होता है, मतलब कि पूरे साल भर इसमें फूल खिलते रहते हैं। ऐसे पुष्प का उदाहरण है गुड़हल। गुड़हल के पौधे को दिखेगा, इसमें वर्ष भर पुष्पन की क्रिया होते रहता है। आगे बात करते हैं हम जामुन के पेड़ की, लीची की बात करते हैं। तो ये सब ऐसे पादप है जिनमें एक वर्ष में एक बार पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होता है, पूरे वर्ष में केवल एक बार। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे पौधे जो 2 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं। जो पौधा 2 वर्ष में एक बार फूल का उत्पन्न करते हैं उस पौधे को हम द्विवार्षिक पौधा या द्विवार्षिक पौधा कहते हैं। इसी को हम एकांतर पुष्पन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 वर्ष के अंतर के बाद दूसरे वर्ष पुष्पन प्रारंभ होता है। जैसे आम के पेड़ की बात करते हैं, आप देखेंगे आम के कई ऐसे प्रजाति है जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसमें फल आते हैं। 1 वर्ष जो है फल आता है तो फिर अगले वर्ष उसमें फल नहीं लगते हैं, फिर उसके अगले वर्ष उसमें पुष्प आते हैं, मतलब फल लगते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे पादप मौजूद हैं जो पूरे जीवन काल में एक बार, सामान्यतः 50 से 100 वर्ष में एक बार कह सकते हैं कि 50 से 100 वर्ष में एक बार या पूरे जीवन भर में केवल एक बार ही पुष्प को उत्पन्न करते हैं। ऐसे पौधे को हम मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। जैसे बांस के पेड़ को आप देखे होंगे या अगेव, या ऐसे पादप है जो पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्पित होते हैं या सामान्यतः 50 से 100 वर्ष के बाद एक बार पुष्पित होते हैं। आगे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पौधा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियान, जिसे हम हिंदी में नीला कुरेंजी कहते हैं। ये पौधा ऐसा है जो पूरे 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है।
पूरे 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। यह पौधा को हम नीला कुरेंजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह पौधा जो है दक्षिण भारत की बात करते हैं, जैसे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, ये ऐसे इन राज्यों के जो पश्चिमी घाट के एरिया है, उस पश्चिमी घाट के 16 जंगल में नीला कुरेंजी नामक पौधा पाया जाता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पुष्पित होता है। जैसे यह जो है 2006 में पुष्पित हुआ, फिर 2018 में पुष्पित हुआ, और 12 वर्ष बाद, मतलब उम्मीद है कि 2030 में यह नीला कुरेंजी नाम के पौधा में जो है पुष्प फिर से आएंगे, तो वह वर्ष होगा 2030। अब आगे समझते हैं जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था को। ये किशोरावस्था किसे कहते हैं समझते हैं। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा उम्र जब जीवों में, मनुष्यों में बिहेवियर में बदलाव आता है। जो मनुष्य होते हैं, जो बोल सकते हैं कि किशोरावस्था में जो जीव चले आते हैं, खासकर मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा उम्र जब उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगता है, उनके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स में बदलाव आने शुरू होते हैं, जिससे लड़का और लड़की का सही तरीके से पहचान होने लगता है। ठीक है, लड़का लड़की अपने आप को बड़ा फील करने लगता है, या ये वो कह सकते हैं कि वो जनन करने के योग्य हो जाते हैं। इस अवस्था को ही हम किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है, अधिकतर प्राणियों में जनन प्रावस्था के पहले और किशोरावस्था के समय, जब वो जनन करने वाला होता है उससे पहले और किशोरावस्था के समय कुछ आकारिकी और शारीरिकी परिवर्तन होता है, जिसके बाद प्राणियों में जनन की प्रक्रिया शुरू होता है। यह अवस्था ही किशोरावस्था कहलाता है। इन परिवर्तनों में मादाओं में स्तन ग्रंथि का विकास होता है, आवाज़ मधुर होने लगती है। वहीं दूसरी ओर पुरुषों में दाढ़ी व मूछ निकलने शुरू हो जाते हैं और उनकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है। इस अवस्था को ही हम किशोरावस्था कहते हैं। आगे समझिए, देखिए, कुछ नॉन प्राइमेट्स जितने मादाओं होते हैं, नॉन प्राइमेट्स मादाओं जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता के अंडाशय तथा संबंधित लैंगिक अंगों में चक्रीय परिवर्तन होने लगता है, और इस चक्रीय परिवर्तन को मधचक्र या ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि जो प्राइमेट्स मादाएं होती है, जैसे कि बंदर, मनुष्य आदि के मादा शरीर में इसी प्रकार के जो चक्रीय परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को मासिक चक्र या ऋतु स्राव चक्र, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यह आने शुरू हो जाते हैं जनन प्रावस्था के दौरान, या ये कह सकते हैं किशोरावस्था के दौरान। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है कि ये जो मधचक्र है, ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र में क्या अंतर होती है, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तरफ हमने मधचक्र को लिखे है ऑस्ट्रस साइकिल, और दूसरी ओर ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिखे है, और दोनों में क्या डिफरेंट है आइए समझते हैं। पहला डिफरेंट, मधचक्र मतलब ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है, यह नॉन प्राइमेट्स मादाओं में आता है। दूसरी तरफ कि ऋतुस्राव चक्र जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह प्राइमेट्स मादाओं में आते हैं। दूसरा अंतर होगा मधचक्र में कि यह जो साइकिल होता है 21 दिनों का होता है। 21 दिनों के बाद फिर से इसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, दूसरी ओर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है,
यह 28 दिनों का साइकिल होता है और 28 दिनों के बाद इसकी फिर से पुनरावृत्ति होती है, फिर से यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। लगभग 28 दिन कहा जाता है, ठीक है। और आगे हम जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस समय हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डीपली जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ बस शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं। आगे समझिए तीसरा अंतर क्या होगा मध्य चक्र के बारे में, कि यह चक्र में रक्त का स्त्राव नहीं होता है। दूसरी ओर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इस साइकिल में रक्त का स्त्राव होता है, रक्त निकलते हैं। आगे बात करते हैं मध्य चक्र की, तो अष्टक साइकिल में के दौरान जो होता है, अष्टक साइकिल के दौरान प्रजनन मार्ग या गर्भाशय का टूटा फूटा हिस्सा कह सकते हैं, वह भाग को अवशोषित कर लिया जाता है उन जंतुओं के द्वारा, उन नॉन प्राइमेट्स मादाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम प्राइमेट्स मादाएं की बात करते हैं, ठीक है, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, तो उन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रजनन मार्ग या फिर गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर होता है, आगे समझेंगे गर्भाशय को भी आने वाले चैप्टर में, तो उन गर्भाशय के 3 स्तर में से जो आंतरिक स्तर होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम, उसकी जो लाइनिंग होती है, उसकी जो परत होती है, वह नष्ट हो जाता है और रक्त के साथ, श्लेष्मा के साथ बाहर निकलता है। समझ में आया? अब लास्ट जो अंतर है हम देख सकते हैं मध्य चक्र की, तो यह चक्र जो है गाय, भैंस, कुत्ता आदि में होता है। दूसरी ओर मेंस्ट्रुअल साइकिल मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी आदि में होता है। अब समझिए जरा होता क्या है यह चक्र के दौरान, जैसे कि जब हमारा शरीर में हमारे शरीर में जब किशोरावस्था आती है, जुवेनाइल फेज आता है, तो मादाओं की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मादाओं के शरीर में उनके प्रजनन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक अंग पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है। और ये गर्भाशय का आंतरिक भाग है, और हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र का छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश किए हैं। जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये गोल वाला संरचना, इसे हम अंडाशय कहते हैं। एक जोड़ी की संख्या में मादाओं में पाया जाता है, मनुष्यों में। तो इस अंडाशय में जो होता है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। हम आपको बताए हैं कि अंडाशय जो होता है लैंगिक अंग कहलाता है मादाओं का, और लैंगिक अंग युग्मक बनाता है। मान लेते हैं कि ये गोल सा जो है मादा युग्मक बनाया, जिसको हम बोल दिए अंडाणु, अंडाशय बनाया अंडाणु। और यह जो अंडाणु होता है, इसको बनने में लगभग 14 दिन का समय लगता है, 12-14 दिन कह सकते हैं। तो 14वां दिन क्या होता है कि इस अंडाशय से या तो इससे या फिर इससे किसी भी तरफ से ये जो अंडाणु होते हैं ओवम, वह बाहर आते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तो ये जो है भाग मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये क्या करता है कि इस अंडाणु को पकड़ लेता है, और ये अंडाणु इस फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से अपना गर्भाशय की तरफ इधर बढ़ने लगता है, ठीक है। इधर से निकला तो इधर बढ़ने लगता है, और यहाँ आ जाने के बाद या यहाँ आने के बाद ये क्या करता है कि स्पर्म को ढूंढता है, नर युग्मक को, क्योंकि नर युग्मक के साथ मादा युग्मक का संलयन होना है, और संलयन होगा तो निषेचन की प्रक्रिया पूरा होगी। लेकिन क्या होता है कि स्पर्म इसे मिलता नहीं है। मतलब जनरली जब जीव जंतु का वृद्धि विकास हो रहा होता है उस समय की बात करते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि ये अंडाणु जो होता है गर्भाशय के पास आता है, कोई स्पर्म न मिलने के कारण यह अंडाणु धीरे धीरे जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि मृत हो जाते हैं। और ये जो गर्भाशय की लाइनिंग होती है, आंतरिक परत होता है, इसके साथ अंडाणु और ये गर्भाशय का आंतरिक भाग वगैरह, श्लेष्मा, ब्लड, ये सब स्त्री के योनि मार्ग के रास्ते बाहर चलाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है ना। तो अब
उम्मीद करते हैं कि मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में जो अंतर है, इस अंतर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आज का कुछ प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं। वह प्रश्न निम्न है। पहला है, 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होने वाला पादप का नाम बताएं। दूसरा प्रश्न है, बांस में कितने वर्ष बाद पुष्पन की क्रिया होता है? बांस के जो पौधा है उसमें कितने वर्ष बाद पुष्पन की क्रिया होता है? तीसरा प्रश्न है, द्विलिंगी जीव का उदाहरण बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।